कलेजा पी सिवाय। कलेजा का मतलब है काराकोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। ले का मतलब है लद्दाख, फिर जा का मतलब है जास्कर, और पी का मतलब है पीर पंजाल, फिर सिवाय का मतलब है शिवालिक। ये बड़ा गजब ट्रिक है, कलेजा पी सिवाय। साथियों नमस्कार, हम आज भूगोल में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने भारत का भूगर्भिक इतिहास या भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ लिया है। उसमें कई अलग अलग क्रम तरीके से हमने देखा कि भारतीय भूखंड का निर्माण कैसे हुआ है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी, पहले जाकर के आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल भी एक भी बार जो है इसको मिस मत कीजिएगा, स्किप करके ना देखें, अदरवाइज मेन चीज छूट जाएगी। उत्तराखंड आयोग ने और वैकेंसीज आने का विज्ञापन नोटिस जारी कर दिया है। उस नोटिस के अनुसार आपको ये सब कुछ पढ़ना तो पड़ेगा ही। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक निकलेगा कैसे एग्जाम। तो देखिए पढ़ क्या रहे हैं हम आज। अभी तक हमने भूगोल का भूगर्भिक संरचना पढ़ा है, तो आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल का फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी भौतिक संरचना की हम बात कर रहे हैं। भारत का भौतिक संरचना, भौतिक संरचना, भौतिक का मतलब अब हम क्या पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा कि भूगर्भ के अंदर, यहां धरती के अंदर जो भी क्रियाकलाप हुआ था, जिस भी प्रकार का बल लगा था, उससे हमारे भूखंड के ऊपर कुछ विभिन्न प्रकार के निर्माण बने हुए थे, और आज हम उन्हीं निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए किसी भी भूखंड का जो स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम भौतिक संरचना कहते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये फिजिकल स्ट्रक्चर कितने प्रकार से हो सकता है। देखिए सबसे पहला होता है पर्वत। पर्वत एक इंपॉर्टेंट फिजिकल स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद पठार है, फिर उसके बाद मैदान है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हमारे भारतीय भूगोल के कितने स्ट्रक्चर हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं भाई भारत का भौतिक विभाग। तो भारत को अगर हम कहें भारत के भौतिक भूभाग कितने हैं, भौतिक विभाजन अगर हम करें भारत का भौतिक विभाजन, तो भारत का भौतिक विभाजन मूलतः हम 4 प्रकार से करते हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से हो जाता है। सबसे पहला जो हो जाता है उत्तरी हिमालय, यानी जो भारत के शीर्ष पर जो पूरा का पूरा हिमालय है वो पहला भाग हो जाता है। जस्ट उसके नीचे हो जाता है गंगा यमुना का मैदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, गंगा यमुना मैदान। उसके बाद हो जाता है दक्षिणी पठारी भाग, यानी दक्षिणी पठार वाला एरिया। फिर हो जाता है चौथा तटीय मैदान, इंपॉर्टेंट है तटीय मैदान, तथा इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, द्वीप समूह भी हम कवर कर लेंगे। इससे पहले हम भारत के परिचय भी पढ़ चुके हैं, भूगर्भिक संरचना भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक संरचना। भौतिक संरचना 4 प्रकार से की जाती है भारत की। ये 4 प्रकार हमने याद रखना है। तो किसी भी प्रकार का लैंडफॉर्म इस प्रकार से निर्माण होता है। ये कैसे निर्माण हुआ है, कैसे कैसे बना है, हमने भौतिक संरचना से पहले जो है भूगर्भिक इतिहास में देख लिया है। अब यहाँ पर देखिए उत्तरी हिमालय इंपॉर्टेंट है, गंगा का मैदान इंपॉर्टेंट है, पठार इंपॉर्टेंट है, और तटीय मैदान या द्वीप समूह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तरी हिमालय से ही या इस प्रकार से इन भागों से भी पूछा जाता है। भाई ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर्स में से सबसे बड़ा भूभाग कौन सा होगा, इनमें से फिजिकल भाग है ना, भौतिक भाग है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो अगर हम बात करें उत्तरी हिमालय की, देखिए उत्तरी हिमालय में जो हमारी चोटियां हैं, हिमालय चोटियां हैं, वो है मात्र 10.6% भाग पूरे भारतीय भूखंड का। चोटियां बोला जाए तो हम पर्वत भी कह सकते हैं। पर्वत टोटल मिलाकर के हमारे पास कितने हैं, 10.6 हैं। उसके बाद यदि इसी में दूसरी बात करें पहाड़ियां, अब पर्वत और पहाड़ियां में क्या अंतर है। पर्वत हमारे पास ऊंचे ऊंचे होते हैं, पहाड़ियां नीची होती है, यानी पहाड़ियों की हाइट ज्यादा नहीं होगी। और पहाड़ियां भारत के अन्य क्षेत्र में भी मिलती है, यानी पठारी भाग में भी हमारे पास पहाड़ियां हैं, मध्य भारत में भी पहाड़ियां हैं। आपने सुना होगा कैमूर की पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां, अजंता एलोरा की गुफाएं जिन पहाड़ियों पर बनी है वो भी पहाड़ियां हैं। और या आपने राजस्थान में अरावली सरली पर भी पहाड़ियों के नाम सुने होंगे। तो पहाड़ियां जो है हमारे पास, उनकी संख्या थोड़ा सा पर्वतों से ज्यादा है, वो है हमारे पास 18.5%। अगला भाग हो जाता है दक्षिणी पठार। तो पठारिया जो भाग है वो केवल 27.7% है। कितना हो जाना है भाई, ये 27.7% ये हो जाना है। कौन सा, दक्षिणी पठार। अब मैदान कितने हैं भारत में, तो मैदान की बात करें तो ये है टोटल हमारे पास 43.2%।
जिसमें तटीय मैदान भी आ जाता है। द्वीप समूह वाला एरिया तो खैर अलग है, ये वाला आ जाता है, द्वीप समूह सबसे कम होगा। ठीक, तो ये वाला हमारे पास टोटल, अब जो द्वीप समूह का है ये टोटल 2000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, तो बहुत कम इसका है। बाकी तटीय मैदान तो हमारे मैदान में ही आ जाते हैं। तो भूखंड के हिसाब से अगर हम लें, भौतिक विभाजन में सबसे ज्यादा प्रतिशत है मैदान का। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का जो भी मैदान है, या हम ये कह सकते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान भी इसे कहते हैं। उत्तर भारत का विशाल है, वास्तव में ये विशाल भी है, जिसमें अधिकांश जनसंख्या सघनता पाई जाती है, या कृषि उपज भूमि यहाँ पर अधिक पाई जाती है, या गहन कृषि योग्य ये क्षेत्र है। तो 43% भूखंड ये है। पॉपुलेशन में भी ये सबसे ज्यादा ही है। दूसरे क्रम पर देखा हमने तो पठारिया भाग सबसे अधिक है। उसके बाद तीसरा देखा हमने तो देखो पहाड़ियां तीसरा, चौथे पर चोटियां आ जाती है, जो चोटियां या पर्वत हमारे टॉप मोस्ट है यहाँ ऊपर के। तो ये वाला तो हमने इस तरीके से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल कंठस्थ याद रखिएगा। ये वाला परसेंटेज 1000 बार पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, चुकना नहीं चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि भाई छूटे ना। अब आ जाते हैं हमारे हिमालय पर। देखिए आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये है हमारा उत्तरी हिमालय, यानी भारत का हिमालयी प्रदेश कौन सा है। फिर उसके बाद मैदानी पढ़ेंगे, उसके बाद पठारी पढ़ेंगे, फिर तटीय मैदान पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं द्वीप समूह के बारे में। तो भौतिक संरचना के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं जी हिमालय। भारत का पूरा ये जो मुकुट है, ये मुकुट यहां से यहां तक फैला हुआ है। अब देखिएगा, क्योंकि मैंने चित्र आधा ही बनाया है, क्योंकि हमने आज इतना ही टॉपिक क्लियर करना है। ये टॉपिक जो है कहां से शुरू होता है। यदि इस हिमालय की बात करें, इसके भी अन्य अन्य खंड हैं, कई प्रकार के खंड हैं। अगर इसी हिमालय की बात करें तो ये हिमालय भी 4 खंडों में बटा हुआ है। अब वो 4 खंड भी बड़े काम के हैं, वहीं से तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और उन 4 खंडों के अंदर भी कई प्रकार के अन्य छोटी छोटी श्रेणियां हैं। अब उन श्रेणियों में चोटी है। अब ये पूरी की पूरी हिमालय पर्वतमाला है, पर्वतमाला। इसी को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये वलयाकार है। वलयाकार मतलब कि मोड़दार, भ्रंशाकार, कई प्रकार के वलय इसमें हैं। इस तरीके से घुमावदार ये पर्वत चोटी है। अब यहाँ पर डायरेक्ट बात करते हैं भाई, कहाँ से स्टार्टिंग पढ़ेंगे हम, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम देखें भारत के टॉप में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट भाग है जिसके कहते हैं कि पामीर, पामीर की गांठ। गांठ का मतलब क्या है, देखो पामीर की गांठ का मतलब ये मत समझना कि कोई गठिया जोड़ की बीमारी है। ये गांठ का मतलब ऐसा है, यहाँ पर एक प्रकार का सेंटर है, पॉइंट है। अब ये पॉइंट से क्या होता है, यहाँ से कई श्रेणियां जाता है। जैसे हिमालय श्रेणी इधर को आती है, यहाँ से हिमालय श्रेणी एक नीचे को आती है। जिस हिमालय श्रेणी के अंदर यहाँ पर काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है, महान हिमालय आता है, शिवालिक आता है, मध्य हिमालय, कई पार्ट्स में टूट जाता है ये। और एक भाग आता है यहाँ नीचे को जिसे हम हिमालय कहते हैं, और एक इधर को जाता है और एक इधर को जाता है। तो मतलब कि 3 मुख्य पर्वत श्रेणियों का केंद्र पॉइंट जो है वो पामीर की गांठ है। अब यहां पर जो ये इधर को जाती है, ये अफगानिस्तान की तरफ, उसे कहते हैं हिंदकुश श्रेणी, हिंदकुश श्रेणी कहेंगे, हिंदकुश पर्वत श्रेणी। फिर उसके बाद अगर इधर की बात करें तो इसको कहा जाता है क्युनलुन, क्युनलुन श्रेणी। और ये वाला हिमालय श्रेणी है। तो ये वाला पामीर की गांठ जो है पूरा का पूरा इस हिमालय को भी आपस में यहां पर जोड़ता है, इसको भी आपस में जोड़ता है। तीनों का केंद्र एक ही जगह पर है। तो हुआ ना पामीर की गांठ, गांठ ही तो है जहां पर ऐसा लगता है कि जैसे रस्सा होता है, रस्से को हम बीच में बांध लें तो 3 उसके डोरियां अलग से निकाल ले, तो उसी प्रकार से ये भी है। तो ये वाला पूछा जाता है भाई पामीर की गांठ कहाँ है, तो हमारा ठीक ये वाला जो हिमालय, हिमालय के टॉप में है। यानी ये पामीर की जो गांठ है ये तिब्बत हिमालय के अंदर आ गया है। वैसे भी जो तिब्बत का पठार है वो दुनिया का सबसे उच्च पठार है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पामीर की गांठ, हम समझ गए। अब यहां से क्या क्या चीजें निकलती है, देखो हिमालय को अगर हम इस तरीके से बांटें तो हिमालय भी हमारे 4 पार्ट्स में बढ़ता है। तो पहला जो हिमालय होता है उसे हम कह देते हैं ट्रांस हिमालय। पहला हिमालय हमारा भी बन जाता है भाई, ट्रांस हिमालय बन जाता है। ट्रांस सबसे इंपॉर्टेंट हिमालय का मुख्य भाग। उसके बाद दूसरा हो जाता है हमारे पास महान हिमालय, दूसरा भाग हो जाता है महान हिमालय। फिर उसके बाद हो जाता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। फिर तीसरा हो जाता है तीसरा मध्य हिमालय। चौथा हो जाता है भाई शिवालिक,
शिवालिक। हो सकता है मैप के अनुसार थोड़ा नीचे ऊपर हो गया है। 4 भाग में हमारा हिमालय बना हुआ है। ट्रांस, ट्रांस का मतलब एक ऐसा हिमालय जो कि हमारे महान हिमालय के पल्लीपार है। अब देखिए, वैसे पिछले वाले चित्र में भी मैं बता चुका था, लेकिन आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है वो कम ऊंचा है, फिर महान है, फिर ये वाला थोड़ा कम है, मध्य हिमालय, फिर यहाँ से जो शिवालिक आ जाता है वो लगभग फिर हाइट उसकी कम आ जाती है। तो ये वाला सबसे पीछे वाला हो गया ट्रांस, और ये हो गया महान। महान का मतलब सबसे ऊंचा हिम का घर। उसके बाद ये हो गया मध्य हिमालय, फिर उसके बाद आ जाता है शिवालिक। ये तो हो गए हिमालय के 4 भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। अब इन हिमालय के अंदर पर्वत श्रेणियां भी है। देखिए, जो ट्रांस वाला है उसे हम इस तरीके से समझ लेते हैं। यहां से ऊपर आप ये ट्रांस हिमालय समझ लीजिए, यहां से ऊपर ये पूरा का पूरा ट्रांस है, ठीक। यहां से अगर हम नीचे की ओर आए तो यहां तक आधा उत्तराखंड तक भी महान हिमालय आता है, इतना तक महान। फिर मध्य हिमालय आ जाता है, यहां से ये मध्य हिमालय आ गया, फिर आ जाता है हमारा शिवालिक श्रेणी। अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ और श्रेणियां भी है। 4 भाग तो हो ही गए, इसकी हाइट सबसे कम है, ये तिब्बत की ओर ज़्यादा है, यानी ये मैंने इतना भी काफ़ी बना लिया है। वैसे इसे केवल इतना दर्शा सकते हैं, इतना केवल थोड़ा सा है भारत में। उसके बाद ये पूरा का पूरा महान हिमालय है। ट्रांस को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दर्शा देते हैं, इस तरीके से दर्शा देते हैं। अब इसमें भी पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए, जो ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय में 4 प्रकार की पर्वत श्रेणियां हैं, छोटे छोटे हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास काराकोरम, उसके बाद दूसरा आ जाता है लद्दाख श्रेणी, तीसरा आ जाता है जास्कर श्रेणी, और चौथी श्रेणी आ जाती है कैलाश श्रेणी। 4 प्रकार की श्रेणियां हैं। देखिए नाम क्या क्या है। ट्रांस ट्रांस नहीं, पहला हो गया काराकोरम श्रेणी, दूसरा हो जाता है लद्दाख श्रेणी, तीसरा हो जाता है जास्कर, और चौथा हो जाता है कैलाश श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। अब काराकोरम इस हिसाब से भारत के हिमालय में सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ये भाग है पूरा का पूरा ट्रांस का मतलब पार दिखने वाला हिमालय, महान हिमालय से भी पीछे की तरफ। इसका मतलब आप ये समझिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला भाग सबसे ऊंचा है, और ये वाला जो भाग फैला हुआ है, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये वाला हिमालय पूरा का पूरा यहाँ तक भी फैला हुआ है, और ये महान हिमालय इस तरीके से आता है, और इधर को ये महान हिमालय जो है पतला हो जाता है। वैसे ही ये मध्य हिमालय की बात करें, ये भी इस तरीके से आता है, इधर को संकरा हो जाता है। शिवालिक श्रेणी भी इस तरीके से आगे तक बढ़ जाती है। शिवालिक श्रेणी लगभग इतना तक ही काफ़ी है, ये वाला हिस्सा है। अब ये जो महान हिमालय है ना, महान हिमालय, इसमें विश्व की सर्वोच्च चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटी, जिनमें से अगर हम ये बोले हैं कि यहाँ पर एक पर्वत चोटी है जो कि भारत की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी है, जिसे कहते हैं नंगा पर्वत कहते हैं, नंगा पर्वत। और इसी में एक इधर पूर्वी चोटी है जिसे कहा जाता है नामचा बरवा या बर्मा भी कई बार कहा जाता है, नामचा बरवा। यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक टॉप पर। मतलब कि भारतीय हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नामचा बरवा, और पश्चिमी चोटी का नाम है नंगा पर्वत, ये जो कि महान हिमालय में आते हैं। अब ये जो श्रेणी है ना, इन्हीं के बीच से हमारी एक नदी भी जाती है। देखो ये जो लद्दाख श्रेणी है, इसी के बीच से एक सिंधु नदी भी जाती है। यहाँ पर ये सिंधु नदी भी जाती है, और हम ये जानते हैं ठीक जो ये मध्य हिमालय वाला एरिया है, यहाँ से एक नदी और आती है जिसे हम कहते हैं, इधर से मध्य हिमालय को क्रॉस करते हुए जो है एक नदी और आती है, सतलज। और यहीं से जो ये महान हिमालय वाला हिस्सा है, उसके पीछे यहीं पर से एक नदी और आती है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र कहते हैं, या वहाँ पर सांगपो नदी कहा जाता है। तो तिब्बत में उसे सांगपो कहते हैं, और इसे सिंधु नदी हम कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं। और ये वाला हो गया हमारा सतलज, जो मैं पहले बता चुका था, जिसे कि पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। 1 2 3 इंपॉर्टेंट नदियां, जो कि यहाँ एक मानसरोवर झील है उसके पास से निकलती है, और यहाँ चेमायुंगडुंग ग्लेशियर भी है, और बोखरचू हिमानी भी है, और यहाँ पर एक राकस ताल है, वहीं से हमारी सतलज निकलती है। खैर नदियों के बारे में हम
नए वाले चैप्टर में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं हिमालय पर। तो अभी मैं पहले जो है ये नदियाँ मिटा देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा नदियों का उद्देश्य नहीं है, नदियाँ हम बाद में पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर हम नदियाँ भी एक साथ पढ़ने लग गए तो फिर दिक्कत आ जानी है, सारा खिचड़ी हलवा हो जाना है, फिर ऐसा हलवा हो जाएगा जो ना पचेगा और ना जचेगा, तो फ़ायदा नहीं है। क्लियर करेंगे हम, केवल पहले हिमालय को पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम दूसरी चीज़ को पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर अगर ये पूरा हिमालय की बात करें तो भारत में कितना विस्तार है, कितनी हिमालय की लंबाई है, कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, या हम ये कहें औसत ऊंचाई लगभग कितनी है और कितने देशांतरों में फैला हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए भारत का यहाँ पश्चिम से लेकर के यहाँ पूर्वोत्तर टोटल इस हिमालय की जो लंबाई है ना, लंबाई, ये वाला मिटा देते हैं, ये वाले की बात होगी। तो हिमालय की लंबाई बात करें, हिमालय की लंबाई की बात करें, लंबाई, तो लंबाई तकरीबन 2400 किमी माना जाता है। कई बुक्स में आपको 2500 भी मिल जाएगा, लेकिन आप 2400 किलोमीटर के आसपास याद रखें, क्योंकि 2500 से अंदाजा कैसे लगाया जाता है हिमालय का। देखिए हम गंगा की लंबाई बोलते हैं 2525 किलोमीटर है, तो भाई गंगा तो उत्तराखंड से निकलती है, फिर जाती भी है पश्चिम बंगाल के, मतलब बांग्लादेश में जाती है, उस हिसाब से 2525 किलोमीटर, तब तो कम होना चाहिए उसको। लेकिन नदी का घुमाव और होता है और हिमालय का घुमाव कुछ और होता है। तो बात क्लियर होगी, हिमालय की पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की लंबाई ये होगी है। अच्छा, लंबाई की बात अगर हो जाए तो क्यों ना हम चौड़ाई की बात भी कर लेते हैं। भाई हिमालय चौड़ा कितना है, तो चौड़ाई को दो हिसाब से लेंगे। देखिए एक हम लेंगे पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, और एक हम ले लेंगे भाई पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। पूर्वी और पश्चिमी की चौड़ाई आपको अलग अलग मिल जाएगी। पूर्वी वाले में अमूमन मिल जाता है लगभग 160 किमी के आसपास इसकी चौड़ाई, और यहाँ मिल जाता है 400 किमी पश्चिमी में। मतलब ये वाला हो गया पश्चिमी भाग हिमालय का। कौन सा वाला, यहाँ से उत्तराखंड वाला और हिमाचल वाला और ये कश्मीर लद्दाख वाला हिस्सा हो गया जी पश्चिम वाला हिमालय। पूर्वी हिमालय हमारे पास ये हो गया। जो मध्य हिमालय है वो तो नेपाल के पास है भाई, बिहार और यूपी में तो कोई हिमालय है नहीं। या ये सिक्किम वाला है, ये भी पूर्वी हिमालय में आ जाता है लगभग। तो ये पूर्वी हिमालय की जो चौड़ाई है वो है कम और पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई है ज़्यादा। ऐसे कैसे हो गया भाई, एक जैसे क्यों नहीं हुआ? भाई ये प्रकृति है, अपने हिसाब से निर्माण करेगी, हमारी बात तो नहीं मानेगी ना। एक्चुअल में हुआ क्या, जब वही बात फिर आगे है, जब एशियन प्लेट और भारतीय भूखंड की दोनों प्लेटें टकराई तो यहाँ पर ये पूर्वी हिस्से पर बल ज़्यादा लगा। मतलब भारतीय जो प्लेट थी वो भारतीय प्लेट यहाँ पर ज़्यादा जोर इसका लगा है, और जब पूर्वी हिस्से में ज़्यादा जोर लगा तो इसका जो भाग था उसमें और ज़्यादा वलन आ गया और ज़्यादा सिकुड़न आ गई। तो सिकुड़न और वलन इधर ज़्यादा आ गया, इसलिए ये और ज़्यादा क्लोज हो गया। पठारी भाग है और ऊपर तक आ गया, क्लोज हो गया। इधर बल कम लगा है तो इसलिए इधर जो है इसका विस्तार ज़्यादा है। अब हम ये कहें अगर विस्तार ज़्यादा कम है तो कहीं ऊंचाई में भी कहीं ये तो नहीं कि पूर्वी क्षेत्र की ऊंचाई ज़्यादा कम ऐसा कुछ हो। एक्चुअल में सही है, ये जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई की बात करें, अगर हिमालय की ऊंचाई की बात करें तो औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर माना जाता है। ये महान हिमालय का भी माना जाता है तकरीबन 6000 मीटर के आसपास। लेकिन इसमें भी आप ये याद रखें, जो पूर्वी हिमालय है, जो पूर्वी हिमालय है, पूर्वी अधिक ऊंची है, अधिक ऊंची, और जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी कम ऊंचा है। अब कम ऊंचा और अधिक ऊंचा का क्या मतलब है? देखिए अब आप कहेंगे भाई उत्तराखंड और ये हिमाचल जम्मू कश्मीर तो बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि पूर्वी अधिक है? वहाँ अरुणाचल में तो कोई ऐसी चोटी नहीं है। देखिए ये केवल अरुणाचल की बात नहीं है, बल्कि जब हम नेपाल में जाते हैं तो यहाँ पर नेपाल में एवरेस्ट लगभग इसके आसपास है और कंचनजंगा यहाँ पर है, और कंचनजंगा एवरेस्ट एक मकालू भी है, तो ये लगभग पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है। इनकी ज़्यादा नहीं है क्या भाई? एवरेस्ट सबसे अधिक है तो एवरेस्ट यहाँ ज़्यादा हाइट होगी। बाकी भारत के अगर K2 गार्डविन आस्टीन देखें तो ये एवरेस्ट से कम है, तो इधर हाइट कम है ना। हालांकि पर्वत चोटी की संख्या ज़्यादा इधर है, लेकिन ज़्यादा और कम से क्या मतलब है? नेपाल में भी बहुत ज़्यादा पर्वत चोटियाँ हैं, तो उधर भी ऊंचाई इसकी क्या है? अधिक है पूर्वी क्षेत्र के, पूर्वी क्षेत्र में। ठीक, अब यदि एक चीज़ और है, टोटल कुल विस्तार कितना है इसका? कुल विस्तार की बात करें तो 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल इसका है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। देखिए 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में दक्कन ट्रैप भी फैला हुआ था, और ये हिमालय भी 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर देशांतर की बात करें तो टोटल देशांतर कितने देशांतर में फैला है?
ये भी पूछा जाता है कितने देशांतरों में इस हिमालय का विस्तार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 22 देशांतर, 22 देशांतर के मध्य इस हिमालय का विस्तार है। कहाँ से लेकर के, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, चाहे आप पश्चिम से पूरब कहें या पूरब से पश्चिम कहें, एक ही बात है, दोनों की दोनों सेम है। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ हम पहले ही याद रखें। अब कुछ फैक्ट और देख लेते हैं, फैक्ट और नोट करते हैं। फैक्ट कुछ इंपॉर्टेंट और है, वो इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है हिमालय को लेकर के। भाई ये हिमालय कई रहस्यों से भरा हुआ है। अब पहला फैक्ट तो यह है कि विश्व की सर्वोच्च श्रेणी है, सर्वोच्च श्रेणी है। ये तो कंफर्म बात है, जहां चोटी सर्वोच्च है तो भाई श्रेणी भी सर्वोच्च होगी। उसके बाद दूसरी बात करें तो इसका जो आकार है ना, हिमालय का आकार, वो है चाप आकार में। अब चाप आकार कैसे, इस तरीके से चाप, आधा चांद भी क्लियर नहीं हो गया, लगभग चाप क्या, थोड़ा सा घुमा वाला ऐसा है, चाप आकार में फैला हुआ है। अच्छा, अब अगर बात करें, एक क्वेश्चन और आता है कि भाई कितने देशों से लगी है ये जो हिमालय है, कितने देशों से लगा है, क्या लगा है, हिमालय हमारा कितने देशों से लगा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, देशों की संख्या याद कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। पहला आ जाएगा पाकिस्तान, इधर आ गया। दूसरा हो जाएगा अफगान, तीसरा आ जाएगा चीन, चौथा आ जाएगा नेपाल, पांचवा आ जाएगा भूटान, छठा आ जाएगा म्यांमार। 1 2 3 4 5 6, सातवां कौन सा बचा, हो सकता है सातवां कौन सा होगा भाई, अपना भारत भी तो है, हम तो भूल ही गए। ये तो 10 मूर्ख दोस्तों वाली बात होगी भाई, 9 तो याद कर लिया, अपना भारत ही भूल गए। देखो तो टोटल देशों की संख्या है 7 देशों पर ये हिमालय लगा हुआ है। या ऐसा नहीं है कि 7 देशों की सीमा बनाते, नहीं, सीमा नहीं बनाते हैं, 7 देशों पर लगा हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो मुख्य सीमा बनाती है, मुख्य सीमा भारत तथा चीन के मध्य तो है ही है, ये मुख्य सीमा, पहले तिब्बत कह सकते थे। इसी आधार पर हम नेपाल को भी रख सकते हैं भाई, नेपाल भी यहाँ से पर्वत से ही सीमा बना रहा है, इधर तो खैर नदी से सीमा बना रहा है, और इधर भी तिब्बत वाला जो पठार है वो भी सीमा तो बनाए रहा है। तो ये चाप आकृति में फैला हुआ और 7 देशों से लगा हुआ विश्व की सर्वोच्च श्रेणी है। इससे ऊंची श्रेणी विश्व में दोबारा या दूसरी जगह कुछ कहीं नहीं मिलती है। अब इस हिमालय का लाभ क्या है, क्या इस हिमालय का कोई लाभ भी है या हम यूं ही पढ़ रहे हैं, लाभ क्या क्या है। अच्छा, ये मैं ऊपर कुल श्रेणी ये मिटा देता हूँ, शायद से हो सकता है कि आपके दिमाग में आ ही गया। और उसके बाद लाभ देखिए, क्या ये हिमालय होने का फायदा है या बस ऐसे बन गया और किसी काम का है ही नहीं। तो क्या लगता है, पहले आजकल सबसे ज़्यादा फायदा तो यह है ट्रैकर्स के लिए। लोग जितना हिमालय घूमना पसंद करते हैं या हिमालय में आना जाना पसंद करते हैं, तो उतना मुझे नहीं लगता है कहीं और घूमना पसंद करते हैं। हालांकि कई लोग जो है हिमालय घूम नहीं पाते हैं क्योंकि हिमालय में उतरना चढ़ना काफ़ी कठिन है, बट हिमालय घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ की जो हवा है, यहाँ का जो पानी है, उससे मीठा तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए इसका लाभ क्या क्या है। सबसे पहला लाभ, तो लाभ अगर बात करें तो मानसून के आधार पर भी लाभ है इसका, मानसून आधारित। अब मानसून आधारित कैसे लाभ हो सकता है, जो भारत में मानसून आता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उस मानसून को रोकने में ये हिमालय श्रेणी बहुत बड़ा योगदान देती है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जो बसग्याल यहाँ आता है ना हिमालय में, बरसात चौमास का जो समय आता है 4 महीनों का, उस समय में जो बारिश हो जाती है वो हिमालय क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। हालांकि अब ग्लोबल वार्मिंग जैसे या अनियंत्रित निर्माण कार्य की वजह से जो है थोड़ा सा बारिश अधिक हुई तो टूट फूट ज़्यादा होती है, नुकसान भी होता है, लेकिन मानसून की जो बारिश है वो इस हिमालय क्षेत्र में उपजाऊ और वनस्पतियों के लिए या जीव जंतुओं के लिए वो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसलिए हमारे ये मानसूनी हवाएं जो है चीन की तरफ कम जा पाते हैं और हिमालय से टकरा करके बारिश यही करते हैं भारत में, इधर ही से आता है मानसून। ठीक, दूसरा अगर बात करें सीमा के रूप में है, सीमा चीन के साथ जो सीमा क्षेत्र बनाता है वो ये है सामरिक, अगर लाभ हम कहें तो सामरिक लाभ भी है इसका।
हो सकता है इसका हम आर्थिक लाभ भी देखें। आर्थिक लाभ एक तो आजकल पर्यटन के रूप में हो गया है, और जो यहाँ की धातुक अधातुक खनिजें हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है जल स्रोत। जल स्रोत भारत में जो सबसे बड़ा है जल स्रोत वो यही है, यही हिमालय। भाई जितने भी हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और भागीरथी, और क्या कहें इधर से गंडक, कोशी, और पीछे यहाँ तक कि अगर आप संकोच नदियों से लेकर के सब नदियाँ जितनी भी आती हैं वो जल स्रोत यही है। क्योंकि आपने देखा होगा एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, गंगा नदी का वाटर टैंक किसे कहा जाता है? वो नेपाल को कहा जाता है। ये वाटर टैंक यहाँ से बहुत ज़्यादा नदियाँ आती हैं, नेपाल से आते हैं, भूटान से, इधर से आप अरुणाचल प्रदेश में जाइए, जम्मू कश्मीर वाला एरिया देखिए, और ये उत्तराखंड, ये यहाँ जल स्रोत के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसलिए हिमालय हमारे लिए एक वरदान है, और इस वरदान को संरक्षण करने के लिए हिमालय दिवस भी मनाते हैं। क्या आपको पता है कि हिमालय दिवस कब मनाते हैं? यदि जानकारी है टिप्पणी जरूर कीजिएगा, कमेंट में आकर के बताएं कि कब मनाते हैं। तो हम जो है यहाँ पर फिर आगे बात कर लेते हैं भाई हिमालय के बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी नोटिस कर चुके हैं। अब ये जो श्रेणी है, इन श्रेणी के बाद कुछ जानकारी और है। वो जानकारी ये रह गया भाई, इधर कुछ पर्वत चोटियाँ हैं, उन पर्वत चोटियों को हम एक एक करके याद कर लेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं, ये वाले को मिटा देंगे क्योंकि ये हम लिख चुके हैं तो ये जगह घेर लेगा, पर फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ये वाला जो हो गया, इस पर्वत चोटी का नाम है K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन, यह है पर्वत चोटी। ये K2 गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट हो जाती है 8,611 मीटर समुद्र तल से। समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई में। K2 गाडविन ऑस्टिन। अब ये K2 गाडविन ऑस्टिन आप याद रखें काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी भी कहा जाएगा। यदि ऐसा कहा जाए कि पश्चिमी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गाडविन ऑस्टिन ही है। एक मैंने यहाँ पर ये नंगा पर्वत बताया, उसके बाद एक यहाँ पर लद्दाख श्रेणी के पास में एक पर्वत चोटी और है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है राकापोसी। याद रखें राकापोसी। राकापोसी की खास बात क्या है? देखो, ये ऊंचाई के हिसाब से नहीं जाना जाता, बल्कि यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ढाल वाली चोटी कहाँ पर है? ये लद्दाख में। फिर अगर वहां से नीचे आ जाएं तो इसकी बात करें, ये वाला है 8,126 मीटर। फिर इधर उत्तराखंड की तरफ भी आ जाते हैं। भाई उत्तराखंड में ऊंची चोटी है, एक कामेट है, कामेट चोटी। उसके बाद एक नंदा देवी पर्वत चोटी है, फिर बद्रीनाथ है, फिर माणा है, फिर कई हैं। इन पर्वत चोटी के बारे में हम भारत की पर्वत चोटी या उत्तराखंड की पर्वत चोटी उत्तराखंड वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो कामेट पर्वत चोटी है, कामेट पर्वत चोटी है, वो है 7,756 मीटर। अब जो नंदा देवी पश्चिमी है, नंदा देवी पश्चिमी, वैसे नंदा देवी 2 है पर पश्चिमी को ही हम मान लेते हैं, ये है 7,817 मीटर। याद रखें कामेट से भी ऊंची है ये। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है ये नंदा देवी पश्चिमी। एक नंदा देवी पूर्वी भी है, लेकिन अभी बात केवल नंदा देवी पर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं नेपाल में। पहले देखिए नेपाल में कौन कौन से है। सबसे पहले याद रखें आप धौलागिरी। फिर दूसरा याद रखें अन्नपूर्णा। तीसरा याद रखें गौरी शंकर, वैसे हैं तो कई हैं। चौथा याद रखें एवरेस्ट। पांचवा याद रखें मकालू। और यहां पर एक ये याद रखें आप कंचनजंगा। ये है। खैर ये चित्र के हिसाब से मध्य में बन गया, लेकिन इसे थोड़ा सा ऊपर हम बना सकते हैं। खैर इतना आप समझ लीजिए, ये मध्य में नहीं होना चाहिए बल्कि महान में होना चाहिए। ये मध्य में गलत बन गया, नीचे बन गया एक्चुअल में ये लिखने के कारण। खैर इतना आप ध्यान रखिएगा, ये नीचे बन चुकी है, पर चित्र से याद रख सकते हैं।
तो ये वाली सबसे धौलागिरी इंपॉर्टेंट, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। वैसे इस एवरेस्ट को एवरेस्ट नहीं बल्कि नेपाल में तो इसे सागर माथा कहते हैं, सागर माथा, वास्तव में सागर माथा तो है ये, सागर से ऊपर जो माथा यानी ऊपर सबसे ऊंची यही है। ये है 8172 धौलागिरी, ये है 8078, ये 7144 करीब। एवरेस्ट तो हो गया 8848, और मकालो हो गया 8481, ये हो गया 8598, और ये हो गया 7756। देखिए इसमें से सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट ही है 8848। अब आप अगर यहाँ देखें केटू गाडविन ऑस्टिन की 8611 है, यानी 200 कुछ मीटर की कमी है। ये 8126 है, ये 8848 बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से है, ये वाला है, ये 7000 की चोटियाँ हैं, केवल 8000 वाली यहाँ गाडविन ऑस्टिन है इस तरफ, ये पश्चिमी हिमालय में। पूर्व में देखिए आप जो ये अगर ये बात करें धौलागिरी भी 8000, ये भी अन्नपूर्णा 8000, ये 7000 है, अदरवाइज ये 8000, ये 8000, ये 8000 वाली ज़्यादा है, इसलिए पूर्वी तरफ क्या है इसकी हाइट थोड़ा बड़ी है और पश्चिमी की तरफ कम है। ये पर्वत चोटियाँ एक्चुअल में देखिए कैसे पूछी जाती हैं, ये क्रमवार भी पूछी जाती हैं, क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीके से का मतलब है पूर्वी से पश्चिमी या पश्चिम से पूर्वी। अगर पूर्वी से पश्चिमी पूछे तो कैसे याद रखेंगे, पहले नामसा बरवा है पहला, फिर कंचनजंगा है, मकालू है, एवरेस्ट है, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे नंदा देवी, कामेट और गाडविन ऑस्टिन, फिर नंगा पर्वत। तो इसको आप यदि ट्रिक बनाएं या इसी तरीके से याद रखें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में भी याद रख सकते हैं। एक बार चित्र बना लिया सब याद रह जाएगा। इधर से पूछेगा तो पहले नंगा पर्वत याद रखें, ये लास्ट है इस तरफ का, और ये इधर का लास्ट है, इसको फर्स्ट कह सकते हैं वैसे इसलिए क्योंकि सूरज इधर से आता है, तो फर्स्ट ये है। कई बार ये पूछा गया है भाई नंगा पर्वत पहला, उसके बाद कामेट पूछता है, नंदा देवी पूछता है, और ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बर्मा। ये क्रमबद्ध तरीके से है, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, ये क्रमबद्ध तरीके से भी याद रखना। आप ऊंचाई के हिसाब से भी याद रख सकते हैं भाई। सबसे पहले सागर माथा हो गया 8848, ठीक। उसके बाद हो जाता है गाडविन ऑस्टिन, तो सबसे पहले एवरेस्ट हो गया, फिर केटू हो गया, फिर भाई हमारे पास कंचनजंगा हो गया, कंचनजंगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें ये मकालू भी बहुत है 8481 है, तो मकालू हो गया, और फिर मकालू के बाद ये धौलागिरी हो गया, धौलागिरी के बाद नंगा पर्वत हो गया, नंगा पर्वत। तो इस तरीके से घटते क्रम में ऐसे याद रखेंगे। लेकिन अगर केवल भारत की याद रखें, भारत में कंचनजंगा सेकंड टॉप है, और पहली है केटू गाडविन ऑस्टिन, जो कि यहाँ पर काराकोरम श्रेणी के अंदर आ जाती है। फिर राकापोसी की मैंने बात बताई, राकापोसी क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। देखो एक और है यहाँ महान हिमालय, उसके बाद ये मध्य वाला था, मध्य हिमालय के पास में एक पीर पंजाल श्रेणी भी है, पीर पंजाल श्रेणी, ये भी आपने याद रखना है। श्रेणियों का क्रम पूछे अगर उत्तर से दक्षिण, तो श्रेणियाँ कैसे याद रखा जाए, श्रेणी को केवल याद रखने का तरीका ये है। देखो कलेजा, कलेजा पी शिवाय, कलेजा पी शिवाय, कलेजा का मतलब है काराकोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। ले का मतलब है लद्दाख, फिर जा का मतलब है जास्कर, और पी का मतलब है पीर पंजाल, फिर शिवाय का मतलब है शिवालिक। ये बड़ा गजब ट्रिक है, कलेजा पी शिवाय, कलेजा पी शिवाय श्रेणियों का उत्तर से दक्षिणी क्रम, दक्षिणी से उत्तर क्रम तो आप लगा सकते हैं। फिर अच्छा एक चीज और है, यहां पर कुछ पर्वत श्रेणियां और है म्यांमार के पास। देखो एक तो यहां पर है, यहां पर मिकिर पहाड़ी है, यहां पर मिकिर पहाड़ी। अब ये मिकिर पहाड़ी जो है इधर म्यांमार से सीमा में सटा हुआ है, तो म्यांमार तथा भारत के बीच सीमा भी ये बनाता है। इधर जो ये है ये अराकान योमा है, अराकान योमा,
जो कि प्रॉपर तरीके से म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के बीच में सीमा है। एक इधर ही पर एक दूसरी पहाड़ी भी है जिसे कहा जाता है पटकाई बुम पहाड़ी। तो ये सीमा क्षेत्र में 3 पहाड़ियां हम लोग याद रखें। देखिए, मिकिर पहाड़ी, पटकाई बुम और अराकान योमा। फिर नदी भी है यहाँ पर जिसे हम लोहित भी कहते हैं। लोहित नदी भी यहीं से आती है, लोहित, आप इसे भी याद रखा जाए। और इधर तो हम जानते हैं भाई कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे एक यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, कुछ पर्वतों की श्रृंखला है यहाँ पर जिसे देवास कहा जाता है। देवास श्रृंखला या देवास पर्वत चोटी भी है। यहाँ पर कई पर्वतों का एक समूह भी है देवास, यहाँ पर नंगा पर्वत के ठीक नीचे में। तो ये हो गया पर्वत चोटियाँ। इस तरीके से हमने प्रॉपर तरीके से भाई याद रखना है। जरूरी है याद करना, जरूरी ये नहीं है कि पढ़ा कितना है, क्या पढ़ा है, याद नहीं हुआ तो बेकार है। वैसे अगर श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर ये शिवालिक के ऊपर पर यहाँ पर एक धौलीधार श्रेणी भी है। धौलीधार श्रेणी भी है। श्रेणी ऐसा मत कहें कि धौलागिरी कह रहे हैं, धौलीधार श्रेणी है। एक इधर नेपाल की तरफ महाभारत श्रेणी है। महाभारत श्रेणी यह नेपाल में, तो महाभारत श्रेणी भी है। ये भी हमने बिल्कुल तरीके से याद रखना है। उसके बाद हमारे पास कुछ और फैक्ट्स और रह जाते हैं। देखिए, जैसे कुछ फैक्ट्स हैं, ढाल पर भी बात कर लेते हैं भाई। ढाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ढाल, चोटियाँ तो हो गया है, ये हम बात कर चुके हैं चोटियाँ। देखिए, ये जो हिमालय है इसका ढाल किस प्रकार से है। ढाल देखो, ढाल 2 प्रकार के होते हैं। एक उत्तल ढाल हो गया, उत्तल ढाल, और दूसरा हो गया अवतल ढाल। अवतल ढाल इसका मतलब कहते हैं उन्नतोदर, और ये नतोदर। नतोदर ये 2 प्रकार के ढाल हो गए। अब उन्नतोदर नतोदर ये क्या है, कहाँ के लिए है ये? एक्चुअल में जो नतोदर है उत्तल ढाल है, ये भारत की ओर उत्तल ढाल है। उत्तल ढाल भारत की ओर, और तिब्बत की ओर है अवतल ढाल। ऐसे कैसे? यानी भारत में हिमालय का उन्नतोदर ढाल कहा जाता है। उन्नतोदर ढाल भारत की तरफ कहा जाता है हिमालय का, और यहां पर कहा जाता है नतोदर ढाल। नतोदर का मतलब है, मैं वही पहले कह रहा हूं, इसकी जो ऊंचाई है ना, ये पठारी है, ऊंचा, मतलब इस प्रकार से ऐसा है, फिर यहाँ से ये हिमालय लग गया है, और भारत में ऐसा जिगजैग है काफ़ी गहराई तक। तो ये मतलब उत्तल ढाल हो गया, ये अवतल ढाल हो गया। तो ये इस तरीके से हमने याद रखना है। नतोदर कहा जाता है जो कम ढाल वाला होता है, और हमारी तरफ ज़्यादा ढाल है, तो ये वाला हिमालय का ढलान भी हमने याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, कई बार आपने ये देखा होगा भाई, हम हिमालय को तो बांट रहे हैं, हिमालय को हमने बेसिकली 4 भागों में बांटा। पहले कैसे? पहले ट्रांस हिमालय बांटा, उसके बाद महान हिमालय बांटा, उसके बाद मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक बांटा। 1 2 3 4 श्रेणियाँ बांटी। तो श्रेणियाँ हमने ये याद भी रखे, ये सब की सब श्रेणियाँ जो है ये ट्रांस में आती है। ट्रांस महान में श्रेणी तो क्या है, पूरी महान पर्वत श्रेणी है। फिर नीचे मध्य हिमालय के पास में पीर पंजाल आती है। फिर इधर से मैंने धौलीधार बताया, फिर इधर से महाभारत श्रेणियाँ इस तरीके से है। पर ये तो हमने पार्ट्स किए हैं अलग अलग। एक भाग और किया गया है हिमालय का, वो भी जान लेते हैं। वो कौन सा है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कैसा है देखिए, हिमालय को कुछ भागों में और बांटा गया है। अभी मैं ये मिटा देता हूँ, ये काफ़ी इसमें खिचड़ी हो गई है तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इसे मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ, हिमालय का एक भूभाग और किया जाता है जिसे हम कहते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। आप कहेंगे प्रादेशिक कैसा भाई, प्रादेशिक विभाजन कैसा होता है हिमालय का? प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी किया गया है। अब ये एक नाम भी आता है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम है विभाजनकर्ता। उन्होंने एक थ्योरी दी है, उस थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि भाई जिस व्यक्ति ने वो थ्योरी दी उनका नाम है सिडनी बुराड। बुराड है, बुराड ही क्या है, जो भी है बुराड है, सिडनी बुराड। सिडनी बुराड ने हिमालय के प्रादेशिक भूभाग किए हैं, और उन्होंने बताया हिमालय के 4 प्रादेशिक भाग। और 4 प्रादेशिक भाग का मतलब है उन्होंने हिमालय को इस तरीके से खंडित किया, और हम अभी तक कर रहे थे फिजिकल हिसाब से ऐसे में खंडित। भाई हमने ट्रांस हिमालय ऊपर देखा, फिर महान हिमालय देखा, फिर मध्य हिमालय देखा, फिर शिवालिक देखा, या हमने श्रेणी भी बांटी। तो पहले हमने जास्कर देखा, फिर
सॉरी काराकोरम देखा, फिर लद्दाख, फिर जास्का, फिर ये यहाँ पर कैलाश देखा, फिर इधर पीर पांजाल देखा, फिर शिवालिक देखा, ये अलग अलग। ये कैसे में बांट रहा है भाई, ये बड़ा कमाल का आदमी है। तो इन्होंने बांटा हुआ है, देखिए एक भाग तो इन्होंने इस तरीके से किया है, और इधर वाले भाग को कहा है, इसे कहा है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का है। अब आप ये मत समझे कि पंजाब में ही पंजाब हिमालय होगा। उसके बाद यहाँ से ठीक एक भाग और क्या है, ये बीच वाला भाग, इसे कहा गया है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, कहीं कहीं कुमायूं भी आता है, लेकिन कुमाऊं कह सकते हैं। एक भाग यहां से क्या है, जिसे कहा जाता है नेपाल हिमालय, और एक भाग यहां से क्या जाता है जिसको पूर्वी हिमालय या असम हिमालय हम कह सकते हैं। असम हिमालय 4 पार्ट्स में बांटा है। किस भाई साहब ने? सिडनी भाई साहब ने, सिडनी बुराड़। कुल मिलाकर के प्रादेशिक विभाजन की अगर हम बात करें, प्रादेशिक विभाजन का मतलब इन भाई साहब ने जो है, सिडनी बुराड़ ने ये जो बांटे हैं, ये नदी को हिमालय की सीमा बनाया इन्होंने, सीमा बनाया। अब कहाँ से सीमा बनाया? जो ये हिमालय है, ये पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय में कश्मीर लद्दाख वाला एरिया भी आ गया। इन्होंने बोला कि ये जो है, ये 2 नदी क्षेत्रों के बीच में है। किस किस नदी के बीच में? एक सिंधु नदी बोला और दूसरा बोला सतलज। सतलज और सिंधु नदी के बीच का जो हिमालय है, उसे पंजाब हिमालय नाम दिया गया है। अब कुमाऊं हिमालय देखो, यानी सतलज यहाँ पर है और सिंधु तो हम जानते हैं सिंधु यहाँ है, ये यानी यहाँ से जितना भी पूरा हिमालय है, ये भारतीय, ये वाला भाग, ये वाले भाग से पूरा का पूरा ये है हमारा पंजाब हिमालय। तो यहाँ पर बगल में छोर में यहाँ पर सिंधु है, सिंधु, और ये है यहाँ पर सतलज। अब सतलज से यहाँ पर काली नदी तक, यानी सतलज से काली नदी तक, ये वाले को बताया है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं का मतलब है उत्तराखंड पूरा का पूरा इसी में आता है, क्योंकि सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में है और बल्कि आधा हिमाचल का हिस्सा भी आएगा। तो ये वाला जो है उत्तराखंड कंप्लीट इसी में आता है, सतलज और काली के बीच में, यानी कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय को इन्होंने बोला कि भाई ये काली नदी से लेकर के यहाँ तिस्ता। अब तिस्ता नदी कहाँ है भाई? काली नदी और तिस्ता एक्चुअल में यहाँ है, ये है यहाँ। और तिस्ता नदी कहाँ से होगी? ये हो गया हमारा सिक्किम में, और ये तिस्ता होगी। तो यहाँ से लेकर के काली उत्तराखंड के बॉर्डर से लेकर के तिस्ता नदी तक इन्होंने बताया जी कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। अब यहाँ से आगे जो बताया इन्होंने, तिस्ता से लेकर के आगे तिस्ता नदी तथा यहाँ से दिहांग नदी, दिहांग जिसे हम ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, ये नदी तक का इन्होंने क्या बताया? ये असम हिमालय है। अब इनकी इन्होंने लेंथ भी बताई है, चौड़ाई कितनी, किसकी कितनी चौड़ाई है। सबसे छोटा ये होगा, क्या ये हो सकता है? सबसे बड़ा ये होगा, देख के ही लग रहा है। तो देखिए जो नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो तकरीबन 800 किमी लंबा है। ये लंबाई क्या कहें? चौड़ाई कहेंगे इसकी, चौड़ाई इस तरीके से ना, चौड़ाई। उसके बाद दूसरा सबसे चौड़ा है 750 किमी के आसपास, ये है असम हिमालय। अगर इधर की बात है तो 560 किमी चौड़ाई लगभग पंजाब हिमालय की है। और लास्ट आ जाता है हमारा उत्तराखंड वाला ये कुमाऊं हिमालय, ये 320 किमी इसकी चौड़ाई बताई गई है सिडनी बुराड़ के द्वारा। हिमालय का प्रादेशिक भाग, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हम। तो इस प्रकार से हमने हिमालय के कई भाग देखे। अब आप ये कह रहे होंगे कि भाई हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो छूट ही गया, आपने महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी के बारे में डिटेलिंग तो कुछ बताई नहीं, एक्चुअल में नहीं बताई। चैप्टर लंबा हो रहा है, धैर्य रखिए, अगली वीडियो में बताते हैं। आप बिल्कुल चैनल में बना रहिएगा। और वैसे तो जितना मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ, इनमें से आपका कोई भी वनडे एग्जाम्स या आगे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं, उनमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला भाई। ये सब कुछ आ गया है, 4 भाग ये भी आ गए। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा हिमालय का ही होगा। आप जानते हैं यहाँ से क्या चीज़ छूट गया है, वो चीज़ हम अगले चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं शॉर्ट करके कम करके बता रहा हूँ। तो आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा, आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, क्या मैं इसको और शॉर्ट में बनाऊँ या और लेंथी बनाऊँ इसे, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।